दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM की उपलब्धियों के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, AIM पार्टी जो है असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी है और इनका कोई बिहार में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा विधायक हैं या बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी AIM की पार्टी जो है वो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ती है और जीतती भी है। ये जीत का सिलसिला 2020 में भी चला था, 2020 से ही चल रहा है। 2020 में भी AIM बिहार के लगभग 11 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 11 सीट में चुनाव लड़ने के बाद 5 विधानसभा सीट जो सीमांचल के क्षेत्र हैं, सीमांचल के वो क्षेत्र होते हैं जिनका बॉर्डर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के साथ है, मिलता है, उस एरिया को सीमांचल कहा जाता है। इसमें मेनली है कटिहार है, पूर्णिया है, अररिया है, किशनगंज है। ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनको सीमांचल के जिले कहे जाते हैं। तो सीमांचल के जिले में ओवैसी जी जो हैं चुनाव लड़ते हैं और वहां के मतदाता जो हैं, वहां के वोटर्स जो हैं, इनके ऊपर पूरा भरोसा कर रहे हैं पिछले 2 चुनावों से अगर देखा जाए तो। हालांकि 2020 में इनके 5 विधायक जीते थे, लेकिन उन 5 विधायक में से 4 विधायक पार्टी छोड़कर RJD ज्वाइन कर लेते हैं। इनके 4 MLA RJD ज्वाइन करने के बाद ही RJD 79 सीट पर पहुंच जाती है और सबसे बड़े पार्टी के रूप में अपनी पहचान बनाती है। इस बार जब 2025 का विधानसभा चुनाव हो रहा था तो ओवैसी जी जो हैं वो महागठबंधन को, इंडिया ब्लॉक को मैसेज भिजवाएं कि हमको महागठबंधन में शामिल कर लीजिए, लेकिन उनके मैसेज का कोई जवाब नहीं मिला। फिर उन्होंने बकायदा लेटर लिखा, उस लेटर का भी कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद जो बिहार में AIMIM के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने लालू यादव के घर पर धरना प्रदर्शन भी किया, ढोल भी बजाया कि हमें महागठबंधन में शामिल कर लो। लेकिन इतने पर भी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का आंख कान नहीं खुला और AIM को महागठबंधन में शामिल नहीं किया। उसके बाद फाइनली ओवैसी जी ने RJD को फाइनल शर्त रख दिया कि हमें तुम 6 सीटें दे दो, 6 सीटें दे दो और बाकी 243 में से 6 सीटें दे दो इनको, 237 पर आप चुनाव लड़ो। इसके लिए भी RJD कांग्रेस तैयार नहीं हुई और इन्होंने ओवैसी सर को, ओवैसी जी की पार्टी को एक्सट्रीमिस्ट पार्टी कह दिया कि ऐसी एक्सट्रीमिस्ट पार्टी के साथ हम अलायंस नहीं करेंगे। तब जाकर ओवैसी ने फिर अपना कमान संभाला, अपने पतंग की जो डोर है अपने हाथों में लिया और अकेले पूरे जितने भी सीमांचल के क्षेत्र हैं, करीब उन्होंने इस बार 20 से 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे और इस बार फिर 2025 में भी ओवैसी जी के 5 विधायक जो हैं फिर जीत गए हैं। आपको मैं बताता हूं कि उनके विधायक ये वही सीट हैं जो पिछले बार भी जो जीते थे सीट, सेम सीट इन्होंने फिर रिपीट कर दिया है, कॉपी पेस्ट। तो बताते हैं कि आपको कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं और कौन कौन से सीट पर उन्होंने जीत हासिल की है, कितने वोटों के अंतर से जीते हैं और किस पार्टी को हराया है। तो 1 नंबर पर आते हैं अख्तरुल इमाम जो AIM के अध्यक्ष हैं। वो आमौर सीट है, वहां पर उन्होंने JDU कैंडिडेट को हराया और जीत का अंतर है 38,928 वोट और इनको वहां पर टोटल 43% ऑफ वोट मिला है। सोचिए इनकी कितनी वहां पॉपुलैरिटी है।
उसके बाद आ जाइए, दूसरी सीट जो है बहादुरगंज की सीट है, वहां से कैंडिडेट जो जीते उनका नाम है आलम, और उन्होंने आरजेडी के कैंडिडेट को वहां हराया है। 40% इनको वोट मिला था, और जो हार का जीत का अंतर था इनका 28,726। उसके बाद नेक्स्ट सीट है कोचा धमन। कोचा धमन में सरवर आलम जिन्हें जीत दर्ज की है, और उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को हराया है। 23,321 वोट से इन्होंने जीत हासिल की है, और इनको टोटल 42% ऑफ वोट इनको मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो विधानसभा है जोकीहाट, वहां पर मोहम्मद मुर्शिद आलम वहां जीते हैं, उन्होंने आरजेडी के कैंडिडेट को हराया है। इनको 38% वोट मिले, और जीत का अंतर था 28,883। और उसके बाद पांचवा विधानसभा है बायसी, वहां से गुलाम सरवर जीते हैं, उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट को हराया है। इनको भी 41% वोट मिला है, और 27,251 वोटों के अंतर से ये जीते हैं। तो ये तो था सारा सीट, कौन कौन सा सीट जो AIMIM ने जीती है। इसके अलावा 20 ऐसे सीट हैं जहां पर इन्होंने ये कन्फर्म किया है, ये उन आरजेडी या कांग्रेस के कैंडिडेट को हरवाने में अहम भूमिका निभाई है। कभी कभी आपको किसके साथ अलायंस करना है और किसके साथ अलायंस नहीं करना है, इसमें आपको बहुत ज्यादा समझदारी का काम करना होता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव कांग्रेस जैसे लाइबिलिटी को अपने माथे पर लेकर घूम रही है, इससे अच्छा तो ओवैसी सर के साथ अगर वो कर लेते अलायंस, तो कम से कम 100 के आसपास ये लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। खैर, मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि ओवैसी साहब की ऐसी कौन सी उपलब्धि बिहार में है जो वहां के मुसलमान जो सीमांचल के क्षेत्र में रहते हैं इनको अपना नेता मान लिया है और इनके पार्टी को वहां जिता रहा है। मेरा ये सबसे बड़ा सवाल है। ओवैसी जी ने बिहार में पिछला 2020 चुनाव जब हो गया था संपन्न, उसके बाद इस बार चुनाव लड़ने ही गए हैं। इन्होंने बिहार के उस एरिया में, सीमांचल के एरिया में डेवलपमेंट के नाम पर 0 काम किए हैं, एक भी काम नहीं किए हैं। फिर इनको 2 बार से इन 5 विधानसभा में, जो 2020 में भी जीते थे, 2025 में भी जीते, वहां के लोग इनमें ऐसा क्या देखे हैं, क्या क्वालिटी देखे हैं जो इनके पार्टी को वहां आरजेडी और कांग्रेस और जेडीयू जो अपने आप को ये कहते हुए फक्र महसूस करते हैं कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं, लेकिन जैसे ही मुसलमान लोगों को एक ऑप्शन मिला, मुसलमान लोगों ने अपना पार्टी चुन लिया कि वो किस पार्टी पे भरोसा करते हैं। यहां पर कांग्रेस और आरजेडी को और जेडीयू को इवन शर्म से डूब मरने वाली स्थिति होनी चाहिए कि आपका जेडीयू का भी कैंडिडेट एक सीट पर था जिनको इन्होंने हराया है। कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 2 कैंडिडेट को इन्होंने हराया है, तब जाके ये विधायक बने हैं। तो फिर डेवलपमेंट हो या फिर रोजगार हो या पलायन हो, इन सब चीजों को सिर्फ मुद्दा बनाकर इससे ये साबित होता है कि इन सब चीजों को मुद्दा बनाकर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। ओवैसी जी ने वहां पर रह रहे मुसलमानों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसको मुद्दा बनाया कि किस तरह से एसआईआर करके ये लोग मुसलमानों का वोट काट देंगे या काट रहे हैं या मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, उनके साथ जाति कर रहे हैं, वक्फ का मुद्दा उठाया। हालांकि ये सारे इश्यूज जो हैं कांग्रेस भी उठाए हैं, ये सारे इश्यूज जो हैं तेजस्वी यादव ने भी उठाया है, लेकिन वहां के मुसलमानों ने ओवैसी जी पर ज्यादा भरोसा किया। वहां के मुसलमानों ने आरजेडी और कांग्रेस और जेडीयू की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया।
तेजस्वी यादव ने कहा था ना कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम वक्फ बोर्ड का जो कानून अभी बनाया है केंद्र सरकार, उसको हम फाड़ कर फेंक देंगे। लेकिन वहां के मुसलमानों ने तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं किया। वहां के मुसलमानों ने ओवैसी जी की बातों पर ज्यादा भरोसा किया। उन्हें लगता है कि ओवैसी जी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बैरिस्टर काइंड आदमी हैं, तो उनकी आवाज को ज्यादा अच्छे तरह से उठा पाएंगे। लेकिन मैं वहां के मुसलमानों से इतना ही कहूंगा कि ओवैसी साहब बेशक बहुत पढ़े लिखे बैरिस्टर आदमी हैं, बेशक, लेकिन आपकी आवाज को वो पार्लियामेंट में उठाएंगे। आपकी आवाज को वो पार्लियामेंट में उठाएंगे भी क्यों उठाएंगे? क्योंकि वो हैदराबाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर उन्हें कुछ आवाज उठाना भी पड़ेगा तो हैदराबाद की आवाज उठाएंगे। आपकी आवाज उठाने के लिए आपने जो विधायक चुनकर भेजे हैं वो बिहार विधानसभा में आपकी आवाज उठाएंगे। लेकिन पिछले बार भी आपने भेजा था ना 5, तो अध्यक्ष को छोड़कर बाकी सारे जो बेईमान आदमी आपने चुनकर भेजे थे वो सारे आरजेडी ज्वाइन कर लिए। आपने फिर इस बार 5 जिताकर भेजे हैं। इस बार क्या गारंटी है कि वो आपके लिए काम करेंगे? मुझे आपसे पूछना, आप बताइए कि अगर आपको लगता है कि हाँ इस बार जो जीत के गए हैं वो बेईमान आदमी नहीं है, इस बार वो पक्के ईमान वाले आदमी हैं और इस बार वो पार्टी नहीं बदलेंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो आप लोग हमेशा धोखा खा रहे हैं और फिर धोखा खाएंगे, मुझे जहां तक ऐसा लगता है। क्योंकि आपकी पार्टी को 4 ही तो आदमी हैं, तो 3 आदमी बहुत आसानी के साथ पार्टी बदला जा सकता है। और पिछले बार तो आपके अध्यक्ष को छोड़ के 4 के 4 आदमी आ गए थे। तो ये अब आपके साथ फिर आपकी समस्याओं को कौन सुनेगा? आपकी पार्टी अगर आरजेडी में चली जाती है, मान लेते हैं, तो वो फिर बोलेंगे कि हमारी सरकार ही नहीं है, हम कुछ काम कर ही नहीं सकते हैं। आप 5 साल फिर इंतजार करेंगे। अब 5 साल के बाद फिर पता चलेगा कि आप फिर ओवैसी जी कैंडिडेट दे रहे हैं, आप उनके कैंडिडेट को जिता रहे हैं। ये चक्र चलता रहेगा क्या? तो मुझे इतना ही पूछना है कि डेवलपमेंट फिर आया कहां से? डेवलपमेंट लोग टीवी पर कहते हैं कि रोजगार नहीं है, पलायन का इशू है, ये इशू है, वो इशू है, और आप जो है वोट डालते हैं जात और धर्म के नाम पर। तो फिर या तो फिर 2 काम में से एक ही काम कीजिए, या तो आप जाति धर्म के नाम पर वोट कीजिए या फिर डेवलपमेंट की अपेक्षा कीजिए। ठीक है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है बिहार की जनता के पास। तो मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।